नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र। हम सभी कुछ कहावतें ज़रूर सुन चुके होंगे कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय बड़ा बलवान होता है, जो समय बीत जाता है वह दोबारा लौट कर नहीं आता, समय अनमोल होता है, जो अपना समय बर्बाद करता है वह बाद में पछताता है। इस तरह हम सभी पूछते हैं कि समय क्या हुआ है, कितने बजे हैं। लोग बोलचाल में बहुत सामान्य रूप से समय शब्द का इस्तेमाल करते हैं और समझते हैं। अगर किसी से पूछा जाए कि समय क्या है, घड़ी या मोबाइल में अभी इतने बजे हैं, यही समय है। दिन रात होते हैं, यही समय है। हम जीवन बिताते हैं, वही समय होता है। इस तरह अधिकांश लोग समय शब्द का बहुत सामान्य रूप से इस्तेमाल करते हैं और सोचते हैं कि वे समय को समझते हैं। वास्तव में जब से हम जन्म लेते हैं तभी से समय का प्रभाव हमारे जीवन पर इतना सामान्य होता है कि कभी इस ओर ध्यान जाता ही नहीं कि इस ओर भी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि हम सभी समय के बारे में कुछ सर्वमान्य बातें अनुभव करते हैं, जिनमें से पहली है कि समय बीतता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है। हम देखते हैं कि हम जन्म लेते हैं और फिर बड़े होते हैं, दिन और रात होते हैं, साल बीतते हैं, सर्दी गर्मी बरसात की ऋतुएं आती हैं, ये सभी कभी होना रुकते नहीं हैं। दूसरी बात है कि समय एक दिशा में बीतता है, मतलब समय आगे ही बढ़ता है, कभी पीछे नहीं जाता। बच्चा जन्म लेने के बाद बढ़ता है, जवान और बूढ़ा होता है, लेकिन कभी भी कोई बूढ़ा व्यक्ति वापस बच्चा नहीं बनता। इसीलिए कहा जाता है कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तीसरी बात है कि समय में एक क्रमबद्धता होती है, यानी हम पहले हुआ, बाद में हुआ और आगे होगा की समझ रखते हैं। बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल, मतलब भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की धारणा इसी क्रमबद्धता के कारण बनी है। लेकिन ये केवल समय के बारे में हमारे अनुभव होते हैं और ये बातें इस प्रश्न का उत्तर नहीं देती कि समय क्या है, यानी व्हाट इज टाइम। समय क्या है, इसका उत्तर ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि समय की ज़रूरत हमें क्यों महसूस होती है। क्योंकि समय को ना तो हम देख पाते हैं, ना ही छू सकते हैं और ना ही अपनी अन्य इंद्रियों यानी सेंसेस से ही उसे महसूस कर पाते हैं। तब हमें क्यों लगता है कि समय है जो हमेशा एक दिशा में बीतता रहता है। यह संसार या ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स परिवर्तनशील है, मतलब इस ब्रह्मांड में हर क्षण बदलाव होते रहते हैं। इसी कारण हम देखते हैं कि कुछ घटनाएं कुछ अन्य घटनाओं से पहले घटित हो चुकी थीं, या एक साथ घटित हुईं, या उसके बाद घटित हुईं। जन्म लेने पर मनुष्य पहले बच्चा होता है, फिर जवान होता है और फिर बूढ़ा हो जाता है। इस पहले हुआ, अभी हुआ और आगे होगा की धारणा यानी घटनाओं में क्रमबद्धता के ही कारण हम समय को महसूस कर पाते हैं। इसी के साथ मनुष्यों ने देखा कि सूरज उगता है फिर डूबता है, अगले दिन फिर उगता है और यह क्रम चलता रहता है। इसी तरह सर्दी गर्मी बरसात की ऋतुएं आती रहती हैं। मनुष्यों ने इन घटनाओं के बीच के अंतराल को मापकर ही सेकेंड, मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह, महीने और साल बनाए, जिन्हें ही हम समय के मापक के रूप में जानते हैं। अब कोई घटना घटित होती है तो हम कहते हैं कि यह घटना उस दिन, महीने, साल में इतने बजे हुई और दूसरी घटना इस दिन, महीने, साल में इतने बजे हुई। इसी के आधार पर हम बता पाते हैं कि कौन सी घटना पहले हुई और कौन सी बाद में हुई। इस तरह घटनाओं की क्रमबद्धता और उनके बीच के अंतराल को मापकर मनुष्य संतुष्ट हो गया कि उसने समय को समझ लिया है। सदियों तक समय की यही समझ सभी को स्वीकार रही, लेकिन लगभग 100 साल से भी ज़्यादा पहले वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने इस धारणा में मूलभूत परिवर्तन कर दिया। आइंस्टीन ने सन 1905 में विशेष सापेक्षता सिद्धांत यानी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और सन 1915 में सामान्य सापेक्षता सिद्धांत यानी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिए। इनके द्वारा उन्होंने 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। पहली
कि इस संसार यानी यूनिवर्स में सभी जड़त्वीय प्रेक्षकों यानी इनर्शियल ऑब्जर्वर्स के लिए निर्वात यानी वैक्यूम में प्रकाश यानी लाइट की चाल यानी स्पीड समान रहती है और यह प्रकाश स्रोत यानी सोर्स और प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर की सापेक्ष गति पर निर्भर नहीं करती। यहाँ जड़त्वीय प्रेक्षक यानी इनर्शियल ऑब्जर्वर का मतलब होता है कि ऐसा प्रेक्षक जो समान गति से यानी यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा हो या स्थिर हो, यानी जिसकी गति में कोई परिवर्तन यानी त्वरण या मंदन नहीं हो रहा हो, जैसे रुका हुआ या एक ही स्पीड से चलता या दौड़ता हुआ कोई मनुष्य, गाड़ी या ट्रेन। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि समय सापेक्ष मतलब रिलेटिव है और यह गति यानी स्पीड और गुरुत्व यानी ग्रेविटी पर निर्भर करता है। चलती हुई वस्तु के लिए समय यानी टाइम धीमा बीतता है, जिसे गति के कारण टाइम का फैलाव या काइनेटिक टाइम डिलेशन कहा जाता है। इसी प्रकार जहाँ गुरुत्व यानी ग्रेविटी अधिक होती है वहाँ समय धीमा बीतता है, जिसे गुरुत्वीय समय का फैलाव यानी ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहा जाता है। यहाँ मैं यह बता दूं कि गुरुत्व द्रव्य मतलब पदार्थ यानी मैटर के कारण पैदा होता है। जितना ज़्यादा पदार्थ होगा उतना ही ज़्यादा गुरुत्व यानी ग्रेविटी पैदा होती है। इस संसार में जहाँ जहाँ भी मैटर यानी पदार्थ है वहाँ वहाँ गुरुत्व यानी ग्रेविटी है। आइंस्टीन ने ग्रेविटी की व्याख्या इस तरह की कि पदार्थ यानी मैटर स्पेस टाइम यानी आकाश समय को मोड़ देता है, जिसे ही ग्रेविटी कहा जाता है। इस तरह आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत में बताया कि मैटर ग्रेविटी के द्वारा टाइम पर असर डालता है, यानी टाइम मैटर द्वारा पैदा की गई ग्रेविटी के सापेक्ष है। इस संसार यानी यूनिवर्स में तारों, गैलेक्सियों आदि के पास समय धीमा बीतता है। यहाँ तक कि धरती यानी यह पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं भी ग्रेविटी के कारण समय पर प्रभाव डालती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात आइंस्टीन ने बताई कि प्रकाश भी गुरुत्व यानी ग्रेविटी से मुड़ जाता है, जिसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। इस तरह आइंस्टीन ने बताया कि इस संसार में सभी के लिए समय एक समान गति से नहीं बीतता है, बल्कि कहीं पर तेज और कहीं पर धीमा हो सकता है। इसका यह अर्थ है कि इस ब्रह्मांड में समय की कोई एक निश्चित माप या पैमाना नहीं हो सकता जिस पर सभी प्रेक्षक सहमत हो। हर प्रेक्षक अपने माप या पैमाने के अनुसार समय को मापता है। क्वांटम थ्योरी यानी क्वांटम सिद्धांत बहुत से छोटे कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, क्वार्क, फोटॉन आदि के व्यवहार को समझाता है। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा यानी एनर्जी छोटे छोटे हिस्सों यानी क्वांटा या फोटॉन के रूप में होती है। इलेक्ट्रॉन, क्वार्क, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन आदि कण एक साथ तरंग यानी वेव और कण यानी पार्टिकल दोनों की तरह व्यवहार कर सकते हैं। हाइजेनबर्ग ने अपने वैज्ञानिक अध्ययन से यह बताया कि किसी भी कण यानी पार्टिकल की एक ही समय पर स्थिति और गति पता करना असंभव है। यानी हम किसी एक ही समय पर यह पता ही नहीं लगा सकते कि कोई कण यानी पार्टिकल किस खास जगह पर है और किस स्पीड से चल रहा है। इसे ही हाइजेनबर्ग का निश्चितता का सिद्धांत या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। ऐसा क्यों है इसे समझते हैं। किसी कण की स्थिति और गति को मापने के लिए हमें उस पर प्रकाश यानी लाइट डालनी होगी, क्योंकि प्रकाश में ही हम देख सकते हैं, अन्यथा नहीं। जब यह प्रकाश उस कण से टकराएगा तो वह कण प्रकाश की तरंगों को बिखेर देगा। यह बिखरा प्रकाश जब हमें वापस मिलेगा तब हम उस कण की स्थिति को जान पाएंगे। क्वांटम सिद्धांत से हम जानते हैं कि प्रकाश या अन्य कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग फोटॉन या क्वांटा से बनी होती है। जब कम से कम एक फोटॉन या क्वांटम उस कण से टकराएगा और लौट के वापस आएगा, तभी हम उस कण की स्थिति को बारीकी से जान पाएंगे। लेकिन समस्या यह है कि वह एक फोटॉन या क्वांटम जब उस कण से टकराएगा तो उस कण को डिस्टर्ब कर देगा, यानी उसकी ऊर्जा मतलब एनर्जी में बदलाव कर देगा, जिससे उसकी स्थिति और गति यानी उसकी पोजीशन और स्पीड में बदलाव कर देगा। अगर हम स्थिति पता करने पर जोर देंगे तो उसकी गति में उतना ही ज़्यादा बदलाव होगा, और गति पता करने पर जोर देंगे
तो उसकी स्थिति में उतना ही ज़्यादा बदलाव हो जाएगा, जिस कारण हम कभी भी पूरी तरह निश्चित रूप से नहीं जान पाएंगे कि उस कण की वास्तविक स्थिति और गति क्या है। यही हाइजेनबर्ग का निश्चितता सिद्धांत है। यही कारण है कि बहुत छोटे स्तर पर दुनिया को हम बिल्कुल उसी तरह निश्चितता के साथ नहीं देख सकते जैसा कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कर सकते हैं। इस तरह क्वांटम स्तर पर दुनिया अनिश्चित और संभावनाओं पर आधारित दिखाई देती है। क्वांटम स्तर यानी बहुत ही छोटे स्तर पर समय किस तरह से काम करता है इसे समझते हैं। क्वांटम सिद्धांत में समय को केवल पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड पैरामीटर के रूप में माना जाता है। यह क्वांटम सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। मतलब क्वांटम सिद्धांत को समझाने के लिए समय की उसी तरह आवश्यकता नहीं होती जिस तरह से आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत में होती है। क्वांटम सिद्धांत में क्वांटम अवस्थाएं यानी क्वांटम स्टेट्स समय के अनुसार बदलती हैं, लेकिन समय खुद कोई क्वांटम गुण नहीं है। जिस तरह से कोई ट्रेन कब कब अलग अलग स्टेशनों पर पहुंची बताने के लिए हम समय का उपयोग करते हैं, लेकिन खुद ट्रेन की इंजीनियरिंग से समय का कोई संबंध नहीं होता। उसी तरह क्वांटम अवस्थाओं को बताने के लिए क्वांटम सिद्धांत में समय का उपयोग किया जाता है, लेकिन खुद समय क्वांटम सिद्धांत से कोई संबंध नहीं रखता। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत और क्वांटम सिद्धांत में यही मूलभूत अंतर है कि आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत समय को सापेक्ष मानता है, जबकि क्वांटम सिद्धांत उसे निरपेक्ष मानता है। मतलब सापेक्षता सिद्धांत में समय सापेक्ष होता है, यानी प्रेक्षक और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जबकि क्वांटम सिद्धांत में समय निरपेक्ष होता है, यानी सभी प्रेक्षकों और परिस्थितियों की घटनाओं के लिए समान रूप से बीतता हुआ माना जाता है। समय को लेकर यह बहुत बड़ी पहेली है कि आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत और क्वांटम सिद्धांत में यह विरोधाभास क्यों है। इसी में समय को समझने की कुंजी यानी चाबी छिपी हुई है। हम कोई चीज़ कब देख पाते हैं? अगर हम किसी अंधेरे कमरे में जाएं जिसमें पूरी तरह अंधेरा हो तो हमें कोई चीज़ नहीं दिखेगी। फिर हम कोई टॉर्च, मोमबत्ती या दिया जलाते हैं तो हमें उस कमरे में चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि टॉर्च, मोमबत्ती या दिया जलाने पर उससे निकली रोशनी यानी प्रकाश उस कमरे में फैल जाता है और उसका कुछ भाग कमरे में रखी चीज़ों और दीवारों आदि से टकराकर फिर हमारी आँखों में लौटता है, जिससे हमें वे चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। इसी तरह हम आकाश में तारों, गैलेक्सियों, ग्रहों आदि को भी तभी देख पाते हैं जब उनका प्रकाश या उनसे टकराकर आने वाला प्रकाश हमारी आँखों में पड़ता है। निर्वात यानी वैक्यूम मतलब ऐसा स्थान जिसमें कुछ भी पदार्थ ना हो में प्रकाश की चाल यानी स्पीड 2,99,792.458 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब है कि निर्वात में प्रकाश 1 सेकेंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। आइंस्टीन ने सापेक्षता सिद्धांत में बताया कि संसार यानी यूनिवर्स में निर्वात में प्रकाश की चाल स्थिर रहती है, मतलब कभी नहीं बदलती। इस तरह अगर कोई चीज़ हमसे 3 लाख किलोमीटर दूर हो तो वह हमें लगभग 1 सेकंड बाद ही दिखाई देगी, क्योंकि उससे आने वाले प्रकाश यानी लाइट को हमारी आंखों तक पहुंचने में लगभग 1 सेकंड का समय लगेगा। इसी तरह प्रकाश द्वारा 1 साल यानी 1 वर्ष मतलब 365.25 दिनों में 94 खरब 60 अरब 73 करोड़ 4,72,580.8 किलोमीटर या 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर की दूरी तय की जाती है, जिसे ही एक प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहा जाता है। इस तरह अगर किसी चीज़ से प्रकाश को हमारी आंखों तक आने में 1 साल लगते हैं तो इसका मतलब है कि वह चीज़ हमसे 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है। इसका यह भी मतलब है कि हम उसे उस रूप में देख रहे हैं जैसी वह 1 साल पहले थी, यानी हम उसका 1 साल पुराना रूप देख रहे हैं। हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे गैलेक्सी के पड़ोस में एंड्रोमेडा नाम की गैलेक्सी है, जो हमारी धरती से लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब है कि हम आज एंड्रोमेडा गैलेक्सी के जो फोटो देखते हैं वह एंड्रोमेडा गैलेक्सी की आज से लगभग 25 लाख साल पुराने रूप को दिखाते हैं।
सूरज का प्रकाश धरती तक लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड में और चंद्रमा से धरती तक प्रकाश 1.3 सेकेंड में पहुंच जाता है। यानी हम सूरज का 8 मिनट 19 सेकेंड पहले का और चंद्रमा का 1.3 सेकेंड पहले का रूप देखते हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी यही स्थिति है, लेकिन हम इसका ध्यान नहीं रखते क्योंकि प्रकाश की चाल बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए जब हम अपने आसपास की चीज़ें, कमरे में रखी चीज़ें या अन्य लोगों को देखते हैं तो उनसे प्रकाश हमारी आंखों तक आने में इतना कम समय लगता है कि हम उस पर इसी तरह ध्यान नहीं दे पाते जिस तरह तारों, गैलेक्सी और ब्रह्मांड की अन्य वस्तुओं पर देते हैं। और हमें लगता है कि हम उनका वर्तमान रूप ही देख रहे हैं, जबकि वह होता है सेकंड के कई करोड़वें हिस्से जितना पुराना। यह केवल वैज्ञानिक तथ्य यानी साइंटिफिक फैक्ट ही नहीं है, बल्कि हमारी समय की समझ पर सवाल उठाता है। हम किसे वर्तमान यानी प्रेजेंट कहते हैं? इसका उत्तर है कि हमारे जीवन में घटित हो रही घटनाओं के साथ ही घटित हो रही सभी घटनाओं को मिलाकर ही वर्तमान यानी प्रेजेंट कहा जाता है। लेकिन हम कैसे जानते हैं कि घटनाएं हो रही हैं? इसका उत्तर है कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों यानी सेंसेज मतलब आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा यानी स्किन से होने वाले अनुभवों मतलब देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना और छूना से ही हम संसार में होने वाली घटनाओं को जान पाते हैं। इन ज्ञानेंद्रियों में भी सभी की सीमाएं होती हैं। छूने के लिए वह वस्तु हमारे नज़दीक होनी चाहिए। स्वाद लेने के लिए उस वस्तु को हम जीभ पर रखते हैं। सूंघने के लिए भी वस्तु कुछ पास होनी चाहिए, क्योंकि उस वस्तु के कण हवा के साथ हमारी नाक में पहुंचते हैं, तभी हम उस वस्तु को सूंघ पाते हैं। अगर हवा की दिशा और चाल यानी स्पीड के कारण उस वस्तु के कण हमारी नाक में ना पहुंच पाएं, तो हमें उस वस्तु की गंध यानी स्मेल नहीं मिलेगी। इसीलिए एक सीमा से ज़्यादा दूर होने पर हम किसी वस्तु को सूंघ नहीं पाते। सुनने के लिए भी दूरी एक सीमा से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यह अलग बात है कि टेक्नोलॉजी के द्वारा हम बहुत दूर की आवाज़ भी सुन सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजी हमारे कान की क्षमता को नहीं बढ़ाती है, बस दूर की आवाज़ की नकल को हमारे कान की सीमाओं के भीतर बना भर देती है। आवाज़ यानी साउंड की हवा में चाल लगभग 343 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी आवाज़ एक सेकेंड में हवा में 343 मीटर की दूरी तय कर पाती है। इसी के साथ आवाज़ निर्वात यानी वैक्यूम में नहीं चल सकती। इसकी अपेक्षा प्रकाश निर्वात में केवल एक सेकेंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों यानी सेंसेज में से 4 यानी नाक, त्वचा, जीभ और कान बहुत ही सीमित दूरी तक की सूचनाएं और वह भी बहुत सीमित गति से ही हासिल कर पाती हैं। और इन चारों में से सबसे तेज कान ज्ञानेंद्रिय है, जो हर सेकेंड अधिकतम 343 मीटर की दूरी से सूचनाएं ग्रहण कर सकती है, क्योंकि आवाज़ की गति 343 मीटर प्रति सेकेंड है। लेकिन यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम सभी तरह की आवाज़ें नहीं सुन सकते। वैज्ञानिक रूप से कहें तो मनुष्य के कान केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की सीमा के अंदर की आवाज़ें ही सुन सकते हैं, जबकि आँख सबसे तेज ज्ञानेंद्रिय है, जो हर सेकेंड अधिकतम लगभग 3 लाख किलोमीटर दूरी से सूचनाएं ग्रहण कर सकती है, क्योंकि प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। इस तरह संसार यानी यूनिवर्स में कोई भी सूचना सबसे तेज हमारी आँख ही ग्रहण करती है। इसका मतलब है कि किसी भी घटना के बारे में हमें सबसे जल्दी सूचना प्रकाश द्वारा ही मिलती है, जिसे हम अपनी आँखों से ग्रहण करते हैं। अगर उस घटना से कोई प्रकाश हमारी आँखों तक ना पहुँचे तो हम उस घटना के बारे में नहीं जान सकेंगे। हम सभी जानते हैं कि हर रोज़ सुबह अलग अलग समय पर सूरज उगता है। माना आज यह सुबह 6:10 पर उगा, तब हम कहेंगे कि आज सुबह सूरज 6:10 पर निकला, और यही हमारे लिए वर्तमान यानी प्रेजेंट की घटना बन जाएगी। लेकिन क्या यह वास्तव में वर्तमान की घटना है? इसे समझते हैं। मैंने बताया है कि सूरज का प्रकाश हम तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। इसका मतलब
आज सूरज उस स्थिति में 6 बजकर 1 मिनट और 41 सेकंड पहले ही आ गया था, जिसे हम 6 बजकर 10 मिनट पर देख पाए, क्योंकि प्रकाश को हमारी आंख तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड लग गए। इस तरह हम जिस घटना को 6 बजकर 10 मिनट पर वर्तमान मान रहे थे, वो तो 6 बजकर 1 मिनट और 41 सेकंड पहले ही हो चुकी थी। हमारे रोजमर्रा के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में भी यही होता है, लेकिन दूरी कम होने और प्रकाश की चाल बहुत ज़्यादा होने के कारण यह अंतर सेकंड के कई करोड़वें हिस्से जितना होता है। अब हम इस तरह से विचार करते हैं कि आज विज्ञान के कारण हम जानते हैं कि अगर हम 6 बजकर 10 मिनट पर सूरज को उगता हुआ देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम लगभग 8 मिनट 19 सेकंड पुरानी घटना देख रहे हैं। लेकिन क्या कोई भी यह करता है कि वह अपनी घड़ी को लगभग 8 मिनट 19 सेकंड पीछे कर ले और उसी के अनुसार अपने रोजमर्रा के काम करें? पेड़ पौधे तभी फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं जब उन तक सूरज का प्रकाश पहुंचता है, ना कि लगभग 8 मिनट 19 सेकंड पहले ही शुरू कर देते हैं। हमारी प्राकृतिक दिनचर्या सूर्योदय के अनुसार ही होती है, ना कि उसमें 8 मिनट 19 सेकंड का संशोधन करके। कहने का मतलब है कि भले ही सूरज का प्रकाश हम तक लगभग 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचता है, लेकिन वही हमारे लिए वर्तमान होता है। जब किसी घटना का प्रकाश हम तक पहुंचता है, तभी वह घटना हमारे लिए वर्तमान होती है। क्वांटम स्तर पर बहुत ही छोटी दूरियां होती हैं और क्वांटम स्तर की घटनाओं को हम उन पर प्रकाश या अन्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें डालकर ही वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट की सहायता से देख पाते हैं। लेकिन मैंने पहले ही बताया है कि क्वांटम स्तर पर कणों पर प्रकाश या अन्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों से फोटोन पड़ते ही उन कणों की ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। इस तरह टकराकर आने वाला प्रकाश या अन्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें प्रकाश की चाल से ही चलती हैं और दूरियां अत्यधिक छोटी होती हैं। साथ ही हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार क्वांटम स्तर पर घटनाओं को केवल संभावनाओं के आधार पर ही जांचा जा सकता है, बिल्कुल सटीक तरह से नहीं। इसलिए हम यह नहीं जान सकते कि कण से फोटोन कब और कहां टकराया, जिस कारण घटना से लौट के आने वाले प्रकाश को वास्तव में कितना समय लगा। इस अंतर को पूरी सटीकता से मापा नहीं जा सकता। यह अंतर कितना कम होता है, इसका अंदाजा इस बात से लग जाता है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,399 किलोमीटर है और चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 1.3 सेकंड का ही समय लगता है, मतलब 2 सेकंड भी पूरे नहीं। जबकि क्वांटम स्तर की दूरियां 1 नैनोमीटर यानी 1 मीटर के 100 करोड़वें हिस्से से भी कम होती हैं। यही कारण है कि क्वांटम स्तर पर समय को केवल बैकग्राउंड पैरामीटर मतलब निरपेक्ष माना जाता है, यानी क्वांटम स्तर की सभी घटनाओं के लिए समय एक ही तरह से बीतता है। वास्तव में विभिन्न घटनाओं से हम तक पहुंचने वाले प्रकाश के कारण ही वह घटनाएं हमें एक साथ घटित होती हुई लगती हैं, जिसे ही हम वर्तमान यानी प्रेजेंट कहते हैं। और प्रकाश के पहुंचने के अनुसार ही घटनाओं में क्रमबद्धता दिखाई देती है, यानी एक घटना किसी दूसरी घटना से पहले या बाद में घटित हुई। समय को लेकर मैंने पहले ही क्रमबद्धता के बारे में बताया था कि समय में एक क्रमबद्धता होती है, यानी हम पहले हुआ, बाद में हुआ और आगे होगा की समझ रखते हैं। इसी से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर यानी भूतकाल, वर्तमान और भविष्य की धारणा बनी। अब इस क्रमबद्धता पर विचार करते हैं। कल्पना करिए पृथ्वी पर कोई घटना A और उसके कुछ दिनों बाद घटना B हुई। समय में क्रमबद्धता के अनुभव के आधार पर हम कहेंगे कि घटना A पहले हुई थी और घटना B उसके बाद घटित हुई। इसी तरह कल्पना करिए ब्रह्मांड में कहीं पर कोई घटना C हुई, जिसका प्रकाश पृथ्वी तक घटना B के बाद पहुंचा और पृथ्वी पर रहते हुए किसी प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर मतलब देखने वाले को या प्रेक्षण करने वाले को पता चला कि कोई घटना C हुई है। क्या वह प्रेक्षक निश्चित रूप से यह कह सकता है कि घटना C घटना A B के पहले हुई या बाद में हुई या घटना A और घटना B के बीच में हुई? आपको लग सकता है कि घटना C का प्रकाश घटना B के बाद में पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक तक पहुंचा है, इसलिए घटना C घटना B
और घटना ए के बाद में हुई। इस तरह घटनाओं का क्रम इस तरह है कि पहले घटना ए हुई, फिर घटना बी हुई और तब घटना सी हुई। अब हमें पता चला कि घटना सी पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष दूर हुई थी। इसी कारण प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 100 साल लग गए, जबकि घटना ए 1950 में हुई थी और घटना बी 2005 में हुई थी। जब घटना सी का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचा तब 2025 चल रहा है। इस तरह घटना सी वास्तव में 100 साल पहले यानी 1925 में घटित हुई थी, मतलब घटना ए से भी पहले और घटना बी से भी पहले। इस तरह घटनाओं का क्रम अब होगा, घटना सी पहले हुई, फिर घटना ए हुई और तब घटना बी हुई। इसी तरह अगर घटना सी पृथ्वी से 50 प्रकाश वर्ष दूर हुई थी तो प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 50 साल लगे, जबकि घटना ए 1950 में हुई थी और घटना बी 2005 में हुई थी। जब घटना सी का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचा तब 2025 चल रहा है। इस तरह घटना सी वास्तव में 1975 में घटित हुई थी, मतलब घटना ए के बाद और घटना बी से पहले। इस तरह घटनाओं का क्रम अब होगा, पहले घटना ए हुई, फिर घटना सी हुई और तब घटना बी हुई। अब आपको लग सकता है कि अगर घटना सी की पृथ्वी से दूरी पता हो तो इसका सटीक पता चल जाएगा कि घटना सी कब घटित हुई और ए, बी और सी घटनाओं का ठीक क्रम क्या है। लेकिन ब्रह्मांड में पूरी तरह से निर्वात यानी वैक्यूम नहीं होता, बल्कि गैस, धूल आदि होते हैं जिनसे प्रकाश के टकराने और आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के अनुसार प्रकाश भी ग्रेविटी से मुड़ता है, जिसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। इन कारणों से हम यह तो अनुमान लगा सकते हैं कि घटना सी से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगा, लेकिन वास्तव में घटना सी की पृथ्वी से दूरी क्या है यह पूरी सटीकता से नहीं जान सकते, जिससे घटना सी के घटित होने का समय पूरी सटीकता से हम पता नहीं लगा सकते, जिस कारण यह पूरी तरह से निश्चित रूप से नहीं बता सकते कि घटना सी घटना ए या घटना बी के पहले हुई, बाद में हुई या घटना ए और घटना बी के बीच में हुई। यहाँ यह भी ध्यान रखने की बात है कि यह सब क्रमबद्धता हम पृथ्वी के समय के अनुसार तय करने का प्रयास कर रहे हैं। यही स्थिति तब भी होगी जब कोई प्रेक्षक या व्यक्ति वहाँ पर हो जहाँ घटना सी घटित हुई और पृथ्वी पर घटना ए और घटना बी हुई हो। अब इसे दूसरी तरह से समझते हैं कि कल्पना करिए पृथ्वी पर कोई घटना ए होती है और पृथ्वी से 4.5 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित तारे एल्फा सेंटोरी के किसी ग्रह पर ठीक उसी समय कोई घटना बी होती है। पृथ्वी यानी धरती पर खड़े प्रेक्षक या व्यक्ति को घटना ए पहले हुई लगेगी, क्योंकि उसका प्रकाश प्रेक्षक तक जल्दी पहुंचेगा, और घटना बी 4.5 साल बाद हुई, क्योंकि एल्फा सेंटोरी के उस ग्रह से प्रकाश को पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक तक पहुंचने में 4.5 साल का समय लगेगा, जबकि दोनों ही घटनाएं एक साथ हुई थीं। इसी तरह एल्फा सेंटोरी के उस ग्रह पर खड़े प्रेक्षक को घटना बी पहले और घटना ए 4.5 साल बाद घटित हुई लगेगी। अगर पृथ्वी पर घटना ए के घटित होने के बाद कोई अंतरिक्ष यान किसी भी चाल से अल्फा सेंटोरी की ओर जाए, तब उसमें बैठे प्रेक्षक को घटना बी घटना ए से पहले घटित हुई लगेगी। यानी घटनाओं के संदर्भ में पहले और बाद में हुई का अनुमान हम केवल अपनी स्थिति के अनुसार ही बता सकते हैं, जो सभी जगहों और परिस्थितियों के लिए सही नहीं हो सकता। लेकिन अगर दो घटनाएं कारण कार्य नियम यानी कॉजेलिटी से संबंधित हैं, मतलब एक घटना दूसरी घटना का कारण यानी कॉज है और दूसरी घटना पहली घटना का कार्य यानी इफेक्ट है, तो उन दोनों घटनाओं का क्रम हमेशा एक जैसा ही रहेगा। अगर दो घटनाएं ए और बी हैं, जिनमें घटना ए घटना बी का कारण और घटना बी घटना ए का कार्य है, तब इन घटनाओं का क्रम ब्रह्मांड में हर परिस्थिति और स्थिति में पहले घटना ए होगी और तब घटना बी होगी ही रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी घटना का दूसरी पर प्रभाव तभी संभव है जब पहली घटना से निकलने वाला प्रकाश या कोई सूचना दूसरी घटना तक पहुंच सके। यदि ऐसा हो सकता है तो दोनों घटनाएं कारण कार्य संबंध में बंधी हुई हैं। ऐसी स्थिति में पहली घटना के घटित होने पर निकला प्रकाश या सूचना पहुंचने पर ही दूसरी घटना घटित होगी।
क्योंकि कोई भी सूचना या कण प्रकाश से तेज नहीं चल सकता। इस कारण सबके लिए यह निश्चित रहेगा कि कारण पहले और परिणाम बाद में हुआ। इस कारण से ऐसी घटनाओं का क्रम हर परिस्थिति और स्थिति में एक ही रहता है, चाहे कोई भी प्रेक्षक कहीं से भी देखे। इससे सिद्ध होता है कि भले ही कुछ घटनाओं जो कारण कार्य नियम से बंधी होती हैं के बारे में हम निश्चितता के साथ कह सकते हैं कि कौन सी घटना पहले घटित हुई और कौन सी घटना बाद में घटित हुई, लेकिन अन्य सभी घटनाओं के बारे में ऐसा निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता। इस तरह समय के संदर्भ में अनुभव होने वाली क्रमबद्धता परिस्थितियों, स्थिति और व्यक्तिगत अनुभव पर निर्भर करती है। यह क्रमबद्धता कोई ऐसा सर्वव्यापी सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब कोई ऐसा सच नहीं है जो सभी घटनाओं के मामले में सही हो। इससे यह भी सिद्ध होता है कि इस संसार यानी यूनिवर्स में कोई भी ऐसा वर्तमान नहीं है जो सभी के लिए वर्तमान यानी प्रेजेंट हो, बल्कि इस संसार में परिस्थितियों और स्थिति के अनुसार सापेक्ष वर्तमान यानी रिलेटिव प्रेजेंट है। मतलब कोई भी सर्वव्यापी वर्तमान यानी यूनिवर्सल प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि रिलेटिव प्रेजेंट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की चाल निर्वात में स्थिर होती है। तो अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस संसार यानी यूनिवर्स में बदलाव यानी परिवर्तन हो रहा है, और यह भी कह सकते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, जिसे मैंने दिनांक 22 सितंबर 2025 को रिलीज हुए वीडियो नथिंग इज परमानेंट कुछ भी स्थायी नहीं है में विस्तार से समझाया है। यह परिवर्तन भी ऊर्जा यानी एनर्जी के कारण हो रहा है। इसे मैंने दिनांक 16 जुलाई 2025 को रिलीज हुए वीडियो व्हाट इज एनर्जी यानी ऊर्जा क्या है में विस्तार से समझाया है। परिवर्तन के कारण ही हमें समय का अनुभव होता है, क्योंकि अगर परिवर्तन नहीं हो रहा होता तो हमें समय बीतने का अनुभव भी नहीं होता। इसी के साथ मनुष्य एक ऐसा जीव है जो प्रकाश संवेदी यानी फोटो सेंसिटिव है। मतलब उसके पास ऐसी ज्ञानेंद्रिय है जो प्रकाश से सूचना ले सकती है, जो इस संसार यानी यूनिवर्स में सबसे तेज है। लेकिन प्रकाश की चाल निर्वात में स्थिर होने के कारण संसार में हो रहे परिवर्तन का अनुभव सभी परिस्थितियों और स्थिति में एक समान नहीं होता। अगर निर्वात में प्रकाश की चाल अनंत यानी इन्फिनाइट होती तो ब्रह्मांड में हुए परिवर्तनों की सूचना सभी जगहों पर एक साथ ही पहुंच जाती। इसका मतलब है कि समय सापेक्ष नहीं रहता, बल्कि निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट होता, और इस ब्रह्मांड में सभी के लिए एक ही वर्तमान होता। इस तरह समय की परिभाषा यानी डेफिनेशन है कि ब्रह्मांड में ऊर्जा के कारण हुए परिवर्तनों और निर्वात में प्रकाश की चाल की स्थिरता की सम्मिलित अनुभूति ही समय है। यानी टाइम इज द कंबाइंड परसेप्शन ऑफ द चेंजेज caused by energy in the universe and the constancy of the speed of light in the vacuum। इस तरह समय क्या है अब हम इसे समझ गए हैं। आशा करता हूँ कि समय पर यह चर्चा आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और फिलोसोफर रवि चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।